सीधे रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। डीजीपी मामले पर अब यूपी सरकार ने यूपीएससी को करारा जवाब दिया है। यूपीएससी के डीजीपी चयन की प्रक्रिया पर सवाल मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपीएससी को करारा जवाब अपना भेज दिया है। चयन में सिर्फ सीनियरिटी ही आधार नहीं होती, ऐसा कहना है सरकार का। अधिकारी की कार्यशैली और कार्यक्षमता भी आधार मानी जाती है। मुकुल गोयल पर डीजीपी रहते वक्त अकर्मण्यता और भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे थे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। डीजीपी मामले पर यूपी सरकार ने यूपीएससी को ये करारा जवाब इस वक्त भेजा है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी से जुड़ गए फॉलोअर पर। एसके, क्या कुछ ताजा अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, डीजीपी के लिए सरकार ने यूपीएससी को पैनल भेजा था और उस पैनल को यूपीएससी ने वापस भेज दिया। यूपी सरकार से ये पूछा गया था कि मुकुल गोयल को क्यों हटाया गया, और अब इस पूरे मामले पर जवाब दिया गया है सरकार की तरफ से। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश के डीजीपी के तौर पर मुकुल गोयल काम कर रहे थे। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उनको हटाने के बाद कार्यवाहक डीजीपी डीएस चौहान को बनाया गया था, जिसके बाद से लगातार वो काम देख रहे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, उत्तर प्रदेश में स्थायी डीजीपी की नियुक्ति के लिए पैनल मांगा गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सभी वो अफसर जो कि सीनियरिटी क्रम में आते हैं उनका पैनल यूपीएससी को भेजा गया था। हालांकि पूरे मामले पर यूपीएससी ने उत्तर प्रदेश सरकार को पैनल वापस करते हुए जवाब मांगा था कि सीनियरिटी के आधार पर मुकुल गोयल उत्तर प्रदेश के डीजीपी बनाए गए थे, उनको हटाने के पीछे आखिर क्या वजह थी, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक विस्तृत जवाब भेजा गया। जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये कहा गया कि केवल डीजीपी बनाने के लिए कार्यक्षमता ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि किसी भी व्यक्ति की कार्यकुशलता, उसकी खुद की कार्यक्षमता क्या है, वो किस तरीके से काम करता है, ये भी महत्वपूर्ण है। जहां तक मुकुल गोयल को हटाने का सवाल है, वर्ष 2006-07 में जब भर्ती घोटाला हुआ उस दौरान भी मुकुल गोयल का नाम आया था। दूसरा बड़ा मामला ये है कि जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए तो उत्तर प्रदेश के एडीजी एलओ हुआ करते थे। उसके अलावा तीसरा मामला है कि जब वो सहारनपुर में तैनात रहे तो उनकी कार्य क्षमता सही से न करने की वजह से उनको सस्पेंड किया गया था। तो ये बहुत सारी वजहें थी जिसमें अकर्मण्यता और भ्रष्टाचार के कारण जो चीजें उत्तर प्रदेश सरकार के पास थी उस पर ये कार्रवाई की गई है। तो निश्चित तौर पर हम कहें कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक स्पष्ट संदेश यूपीएससी को दिया गया है कि अगर हमने कोई कार्रवाई की है तो उसके पीछे वजह है। बिल्कुल साफ है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है। कार्यक्षमता, कार्यकुशलता और किसी भी व्यक्ति की जो कार्यशैली है वो भी निश्चित तौर पर कहीं न कहीं महत्व रखती है, और इसी वजह से हमने डीजीपी मुकुल गोयल को हटाया है। अब चूंकि जवाब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भेजा जा चुका है, अब क्या यूपीएससी इस पर आगे एक्शन लेती है, क्योंकि मुकुल गोयल के अलावा जो अन्य सीनियर अफसर हैं उनमें से किसको उत्तर प्रदेश का डीजीपी बनाती है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। जी बिल्कुल, ये तो वाकई देखना होगा। लेकिन एक बार एसके आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या था? जिन दर्शकों को नहीं पता इस पूरे मामले के बारे में, आप एक बार विस्तार से ये पूरा मामला बताएं। बिल्कुल, अगर हम विस्तार से बात करें तो मुकुल गोयल उत्तर प्रदेश के डीजीपी बनाए गए थे, और उत्तर प्रदेश में जब 2022 का इलेक्शन होने जा रहा था उसके पहले मुकुल गोयल को उत्तर प्रदेश के डीजीपी का चार्ज केंद्र सरकार की तरफ से सीधे तौर पर दिया गया था। स्पष्ट निर्देश है कि मुकुल गोयल उत्तर प्रदेश के डीजीपी होंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए और चुनाव होने के बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोबारा सत्ता संभालते ही उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से देर रात एक संदेश आता है जिसमें यह कहा जाता है कि मुकुल गोयल को तत्काल उनके पद से हटाया जा रहा है। वजह साफ है कि उनकी कार्यक्षमता, कार्यकुशलता और जो कहीं न कहीं एक्सपेक्टेशन एक डीजीपी के तौर पर उत्तर प्रदेश को चाहिए वो उनके अंदर नहीं है, जिस वजह से उत्तर प्रदेश सरकार उनको हटा रही है, जिसका स्पष्ट निर्देश उत्तर प्रदेश गृह विभाग की तरफ से जारी किया गया था। जिसके बाद डीएस चौहान को कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने तैनात कर दिया था, और लगातार वो उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर काम कर रहे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर यूपीएससी भी चाहती है कि उत्तर प्रदेश को स्थायी डीजीपी मिले, जिसको लेकर पैनल मांगा गया था यूपीएससी की तरफ से, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने 44 अफसरों के नाम भेजे थे, जिसमें वो सभी अफसर शामिल थे जो कि सीनियरिटी क्रम में आते हैं, जो कहीं न कहीं अर्हता रखते हैं उत्तर प्रदेश का डीजीपी बनने की। लेकिन जिस पर उस पूरे पैनल को लेकर यूपीएससी की तरफ से एक पत्र उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग को भेजा गया था, जिसमें यह कहा गया था कि आखिर क्यों मुकुल गोयल को
हटाया गया उसके पीछे क्या वजह थी, जबकि वो सीनियर अफसर थे और उनको तैनात किया गया था, तो क्यों उनको समय पूरा होने से पहले ही हटा दिया गया, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से गृह विभाग ने स्पष्ट जवाब दिया है, जिसमें यह कहा गया है किसी व्यक्ति की सीनियरिटी ही केवल उसकी डीजीपी बने रहने की अर्हता नहीं होती है, बल्कि उसकी कार्यक्षमता, कार्यकुशलता ये भी महत्व रखती है। और निश्चित तौर पर जहां तक उत्तर प्रदेश के डीजीपी मुकुल गोयल को हटाए जाने का सवाल है, तो 2006-2007 में उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्तियां हुई थी जिसमें भ्रष्टाचार हुआ था। उस दौरान कहीं न कहीं मुकुल गोयल का नाम प्रमुखता से आया था। दूसरा मामला जब उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के दंगे हुए, उस दौरान एडीजी येलो थे मुकुल गोयल और कहीं न कहीं उनकी जिम्मेदारी थी इन चीजों को सही से टैकल करने की, लेकिन वो नहीं कर पाए थे। तीसरी बड़ी वजह थी कि जब वो सहारनपुर में तैनात रहे उस दौरान उनका सस्पेंशन हुआ था। वजह थी कि वो उन चीजों को नहीं कर पा रहे थे, लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ रही थी, जिस वजह से उनके खिलाफ में एक्शन हुआ था। तो ये बहुत सारी वजहें थी जिसमें अकर्मण्यता और भ्रष्टाचार के मुद्दे थे, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से डीजीपी मुकुल गोयल को हटाया गया था। तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना स्पष्ट जवाब यूपीएससी को दे दिया है। अब देखना यह है कि पैनल भी पहले ही भेजा जा चुका है। अब उत्तर प्रदेश सरकार के इस जवाब के बाद यूपीएससी क्या निर्णय लेता है उत्तर प्रदेश के स्थायी डीजीपी को लेकर। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। इसके बात करेंगे अब अंकिता मर्डर केस को लेकर, जिससे जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है न्यूज़ वन इंडिया को। परिजनों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर ही अब तमाम सवाल इस वक्त उठा दिए हैं। आपको बता दें कि परिजनों ने बेटी के अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया है। फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक नहीं करेंगे अंतिम संस्कार, ऐसा कहना है अंकिता के पिता का। बेटी अंकिता के परिजनों ने अंतिम संस्कार रोक दिया है। प्रशासन अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को फिलहाल मनाने में जुटा हुआ है। तो ये बड़ी खबर आप तक बता रहे हैं। जिस तरीके से अंकिता की हत्या की गई, हालांकि तीनों आरोपी जो हैं वो इस वक्त हिरासत में जरूर हैं, लेकिन फिर भी जो परिजन हैं अंकिता के, उनका कहना है कि जब तक पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। पहले फाइनल रिपोर्ट आए, उसके बाद हम अंतिम संस्कार करेंगे। हालांकि प्रशासन जो है वो परिजनों को मनाने की कोशिश इस वक्त कर रहा है। फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक नहीं करेंगे अंतिम संस्कार, ऐसा कहना है पिता का। और साथ ही आपको बता दें कि अब जिस तरीके से अंकिता की हत्या हुई और ये पूरा मामला इस वक्त निकलकर सामने आया उत्तराखंड से, तो जिसके बाद में वहां की जनता में काफी गुस्सा है, काफी रोष है और सीधे तौर पर मांग की जा रही है कि आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई जाए। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सीधे तौर पर कह दिया है कि इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में किया जाएगा और जल्द से जल्द इस मामले में फैसला लिया जाएगा और सजा दी जाएगी अपराधियों को। लेकिन देखना होगा कि अपराधियों को सजा कब दी जाती है, क्योंकि उत्तराखंड में जो जनता है उसमें इस वक्त काफी गुस्सा है इस हत्या को लेकर। सरकार ने जो मनंतरा रिजोर्ट की तोड़ फोड़ किया, ये क्यों किया? क्योंकि वहाँ तो अनेक सबूत मिलते हैं वहाँ से। तो एक तो ये मेरी मांग है। तो दूसरी मांग है कि लड़की का देह संस्कार तभी होगा जब लड़की का पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरी फाइनल रिपोर्ट मिलेगी। तीसरी बात, दोषियों को जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक में सजा मिलनी चाहिए। तो अभी तक जो उनकी पीएम रिपोर्ट आई उससे मुझे संतुष्ट नहीं हूँ। तो मुझे पूरी फाइनल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, पूरी फाइनल रिपोर्ट चाहिए। हो सकता है इसमें दालों को काला हो, लेकिन हमें पूरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट की फाइनल रिपोर्ट चाहिए, तभी जाकर मैं अपनी लड़की का देह संस्कार करूँगा। सरकार ने जो भाइयों, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो रिपोर्ट आई है प्रोविजनल, वो अभी मेरे को लग रहा है उसमें फेरबदल हो सकती है या फिर वो असंतोषजनक हो सकती है मेरे ख्याल से। तो वो मेरे को संतोषजनक से रिपोर्ट, जब फाइनल रिपोर्ट आएगी तभी जाके हम अपना देह संस्कार, अपने बहन का देह संस्कार करेंगे। हमारी बात चल रही है, अब उनका ठीक है, प्रयास हो रहे हैं कि जैसा आप लोग चाह रहे हैं वो हम कर पाएँ, क्योंकि अब पीएम रिपोर्ट सब कुछ पुलिस के हाथ में नहीं है। हमारी बात वहाँ चलिए, जैसी चीज़ें क्लियर होती हैं आगे का काम होगा। और परिजनों ने, आप सब लोगों ने हमको लगातार सपोर्ट किया है, चीज़ें बेहतर ढंग से हम काम कर रहे हैं।
तो आशा है कि आज जल्दी अंतिम संस्कार वाली प्रोसेस हमारी बात चल। और चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। नोएडा की सबसे ऊंचे बिल्डिंगों में शुमार सुपरनोवा में शनिवार की शाम को हादसा हो गया। सेक्टर 39 कोतवाली क्षेत्र के सेक्टर 94 स्थित सुपरनोवा इमारत की 18वें मंजिल पर शनिवार को अचानक आग लगी। कंस्ट्रक्शन के सामान से खाली हुई गत्ते में आग कैसे लगी, इसका कारण अभी तक पता नहीं चला है। गत्ते में लगी आग से इमारत में अफरा तफरी मच गई। हालांकि वहां मौजूद कर्मचारियों ने तुरंत ही इस पर काबू पा लिया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी इमारत है ये सुपरनोवा, जो कि बॉर्डर्स पर से भी नजर आती है। दिल्ली नोएडा का जो बॉर्डर है वहां से भी इस बिल्डिंग को आप देख सकते हैं। अभी ये इमारत बन ही रही है, लेकिन उससे पहले ही 18वीं मंजिल पर ये अचानक से आग लगी है। सुपरनोवा बिल्डिंग में ये आग लगी थी। कल की घटना इस वक्त आपको बता रहे हैं। नोएडा की सबसे ऊंची बिल्डिंगों में सुपरनोवा का नाम आता है और इमारत के 18वें फ्लोर पर यह आग लगी थी। हालांकि आग किन कारणों से लगी इसका अभी पता नहीं चल पाया है। हालांकि जो अधिकारी थे वहां पर उन्होंने समय रहते ही इस भीषण आग पर काबू पा लिया। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ प्रिया राणा हमारी संवाददाता जुड़ गई हैं। प्रिया, क्या कुछ ताजा अपडेट? शनिवार को ये आग लगी थी, क्या अभी तक आग के कारणों का कुछ पता चल पाया है? जी बिल्कुल, देखिए कृतिका, ये नोएडा सेक्टर 94 में बनी देश की सबसे ऊंची इमारत है, जिसमें ये कल रात में आग लगी, जिससे कि आसपास के एरिया में हड़कंप मच गया। आपको बताना चाहेंगे कि 18वें फ्लोर पर आग लगने के आसपास अफरा तफरी का माहौल हो गया था। वहीं ये निर्माणाधीन इमारत में आग लगने का कारण अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। वहीं आसपास किसी को कोई जनहानि नहीं हुई है। वहीं सीएफओ अरुण कुमार ने ये जानकारी दी है कि उन्होंने कहा है कि एसी के आउटडोर में आग लगी थी, आग को मौके पर बुझा दिया गया है और आगे की कार्रवाई चल रही है कि क्या इसका कारण रहा है जो यहाँ पर आग लगी। वहीं मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां भी पहुंची थी, जिन्होंने आग पर काबू पा लिया था और आसपास के एरिया में किसी को भी कोई जनहानि नहीं हुई है। लेकिन देखिए, अभी निर्माणाधीन इमारत में एसी, जैसा बताया जा रहा है कि एसी का वहां पर कोई काम चल रहा था, आउटडोर में उसकी आग लगी थी, जिससे आग बहुत ज्यादा फैल गई थी। और सबसे ऊंची इमारत देखिए सुपरनोवा को कहा जाता है, तो वहीं अगर मान लीजिए कोई होता या कोई कार्य कर रहे होते, क्योंकि अगर हम बात करें और भी हाई राइज सोसाइटियां जहाँ पर हैं, जहाँ लोग परेशान हैं क्योंकि उनके पास फायर एनओसियां ही नहीं है, तो देखिए कितनी बड़ी ये घटना हो सकती थी, जो कि उस पर मौके पर पहुंचकर वहां पर काबू भी पा लिया गया है और वहां पर स्थिति अभी सामान्य है। जी चलिए, शुक्रिया प्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए बड़ी खबर में अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं श्रावस्ती से, जहां पर दूसरे के नाम पर नौकरी कर रहा था एक फर्जी शिक्षक को गिरफ्तार किया गया है। नवीन मॉडर्न थाना श्रावस्ती पुलिस के हाथ ही बड़ी सफलता लगी है। फर्जी शिक्षक को पुलिस टीम ने गिरफ्तार भी कर लिया है। फर्जी दस्तावेज से शिक्षक बनकर युवक कार्य कर रहा था। फर्जी शिक्षक को पुलिस ने उसके गाँव से गिरफ्तार किया है। फर्जी शिक्षक के खिलाफ खंड शिक्षा अधिकारी ने जुलाई में पूरा मामला दर्ज कराया था। शिक्षक दूसरे के नाम पर नौकरी कर रहा था। फर्जी शिक्षक के खिलाफ 419, 420, 668 और कई मामलों में मामला दर्ज किया गया है। तो आपको बता दें कि फर्जी शिक्षक को गिरफ्तार किया गया। एएसपी प्रवीण कुमार पुलिस ने गिरफ्तार किया है फर्जी शिक्षक को और फिलहाल जेल भेज दिया है। श्रावस्ती से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दूसरे के नाम पर नौकरी कर रहा था फर्जी शिक्षक, जिसे इस वक्त गिरफ्तार किया गया है। नवीन मॉडर्न थाना श्रावस्ती पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है। फर्जी शिक्षक को पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है। दूसरे के नाम पर ये लगातार नौकरी कर रहा था। फर्जी दस्तावेज से शिक्षक बनकर युवक कार्य कर रहा था। फर्जी शिक्षक को पुलिस ने उसके गांव से गिरफ्तार किया है। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। फर्जी शिक्षक के खिलाफ खंड शिक्षा अधिकारी ने जुलाई में ये पूरा मामला दर्ज कराया था। दरअसल शिक्षक जो है वो दूसरे के नाम पर लगातार नौकरी कर रहा था और कानों कान इसकी भनक नहीं लगी, लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी मिली तुरंत इस मामले में कार्रवाई की गई और आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार किया गया है। जो फर्जी शिक्षक है उसे जल्द ही तुरंत गिरफ्तार किया गया। अधिक जानकारी के साथ श्रावस्ती से संवाददाता दुर्गेश शुक्ला जुड़ गए। दुर्गेश, आखिर कब ये पूरा मामला सामने आया था?
जी बिल्कुल, बता दें आपको, श्रावस्ती जनपद में एक अध्यापक फर्जी दस्तावेजों के साथ कई वर्षों से नौकरी कर रहा था, तो वहीं अधिकारियों के द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया है, कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल भेजा गया है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।